नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि नेशनल मीडिया पे जो ख़बर चल रही है कि मौलाना फजल रहमान फ़लस्तीनियों की मदद के लिए गज़ा रवाना हुए हैं, इस खबर की हकीकत क्या है? क्या वाकई मौलाना फजल रहमान गज़ा गए हैं या किसी दूसरे मुल्क के दौरे पे गए हैं? और अगर गज़ा की जगह पे दूसरे मुल्क का मौलाना फजल रहमान दौरा कर रहे हैं तो इसका मसला गज़ा के साथ या इसराइल गज़ा की जो जंग चल रही है उसके साथ क्या ताल्लुक़ है? तो सबसे पहले तो इस बड़ी ख़बर की जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो अहम ख़बरें हैं, जो बड़ी ख़बरें हैं जिनका मैंने थंबनेल पे ज़िक्र किया है, फिर उनकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, ख़बर यह है कि मौलाना फजल रहमान गज़ा नहीं गए। बिना किसी तजस्सुस के हम आपके साथ ये ख़बर शेयर कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो जुमे और हफ्ते की रात थी उस रोज़ यहाँ से पाकिस्तान से रवाना हुए हैं और मौलाना फजल रहमान कतर गए हैं। मौलाना फजल रहमान की जानिब से राब्ता किया गया हमास की क़यादत से, इस्माइल हानिया से, और मुलाकात होगी कतर में मौलाना फजल रहमान की जो हमास के सरबराह हैं इस्माइल हानिया उनके साथ, और जो साबिक सरबराह रह चुके हैं हमास के खालिद मिशर उनके साथ भी मुलाकात होगी। और कतर में जो क़यादत है कतर की उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। तुर्किया के दौरे पर भी मौलाना फजल रहमान जाएंगे, जो उनके करीबी ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इसमें मौलाना फजल रहमान कि ये जो दौरा है इसका मकसद ये है कि जो फ़लस्तीनी हैं उनकी मदद के लिए उनको इमदादी सामान पहुँचाया जा सके, और इसलिए वो अरब ममालिक की क़यादत के साथ भी मुलाकात करेंगे। और इस बात का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है कि इस दौरे के दौरान जो गज़ा इसराइल गज़ा के जो मुतासरीन हैं, जो फ़लस्तीनी हैं, जो मुतासरा फ़लस्तीनी हैं, उनके कैंपों में भी जाएंगे। अब वो कैंप गज़ा के बाहर होंगे, कहाँ पे होंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो गज़ा के शहर नहीं बल्कि कतर गए हैं। और ये इस दौरे के हवाले से जो डिटेल्स हैं मीडिया पे कुछ और चला है, लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ें हैं हमने वो आपके साथ शेयर की हैं। अब आ जाते हैं जो हमारे वीडियो लॉग की दूसरी अहम खबर है कि जनरल फैज़ हमीद जब DGI हुआ करते थे तो उनका जैसे कि 2 वीलॉग्स हो चुके हैं। एक मौज़म फ़खर साहब ने किया, जो मैंने सुना असद तूर भाई ने किया, और उसमें फ़हीम अख्तर मलिक का नाम लिया गया, और मौज़म फ़खर साहब ने पूरे जनरल फैज़ हमीद के जासूसी करने वाले, जनरल फैज़ हमीद के लिए जासूसी करने वाले साथियों के नेटवर्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो अभी मुलाकात हुई साफ़ियों की चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ, उसमें कोई 20 के करीब साफ़ी थे, और उसमें जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब थे उन्होंने फ़हीम अख्तर की तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आए थे, ये हुआ था, फ़लाँ हुआ था, और इस मुलाकात के बाद मुझे जनरल फैज़ हमीद का जिक्र आया था। जो मैंने उनके साथ बातें की थी तकरीबन वही बातें मुझे फैज़ हमीद ने बता दी। तो असद साहब ने इस पर पूरा वीलॉग कर दिया। तो अब जो फैक्चुअल चीज़ें हैं मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको ये बता दें कि फ़हीम अख्तर मलिक साहब की जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन के साथ जब वो अपॉइंट हुए थे, जब उनके साथ मुलाकात हुई थी, तो वो मुलाकात फ़हीम अख्तर नहीं करने गए थे, क्योंकि हमें भी लोग कहते हैं कि हम भी लिफाफा सहाफ़ी हैं, लेकिन मैं अपनी बात नहीं करूँगा, अपनी सफाई नहीं दूँगा, लेकिन फ़हीम अख्तर के हवाले से जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। नो डाउट फ़हीम अख्तर इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, PTI को सपोर्ट करते हैं, उनका ट्विटर भरा पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन एज ए सहाफ़ी अगर हम बात करें तो जो जब अपॉइंटमेंट हुई थी सिकंदर सुल्तान राजा की, तो वो खुद मिलने के लिए नहीं गए थे, उनको बुलाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने। बेशक सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मैं डंके की चोट पे बात कर रहा हूँ, इस बात को अगर वो तरदीद करना चाहते हैं तो तरदीद करें, तो मैं फिर उसके जो फैक्ट होंगे फिर वो भी आपके सामने रखूँगा। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की 2 मुलाकातें हुई थी फ़हीम अख्तर के साथ। एक 1-to-1 मुलाकात हुई थी, और दूसरी जो इनिशियल अपॉइंटमेंट के बाद मुलाकात हुई थी उसमें एक और साफ़ी भी मौजूद थे। तो इसमें जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा फ़हीम अख्तर साहब से कि आप बड़े अच्छे साफ़ी हैं, आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। फ़हीम अख्तर ने नहीं कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा। उसके बाद नाज़रीन बाद में फ़हीम अख्तर के और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन बाद में उन ताल्लुकात में कशीदगी आई। उसकी वजह क्या थी? उस वक्त मैं भी 92 न्यूज़ में था,
मैं उन बहुत सारी बातों से आगाह हूँ, लेकिन इस व्लॉग में मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर सहाफ़ती जो एक इक़्तिदार होती हैं उसके ख़िलाफ़ बात हो जाएगी। लेकिन ये आपको मैं बता देता हूँ कि जब उस मुलाकात में जो अभी सदर साहब के साथ मुलाकात करने गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, उस मुलाकात के बाद जब इलेक्शन कमीशन के हुकाम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंचे थे और साथियों के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई थी, तो उसमें फ़हीम अख्तर मलिक साहब मौजूद थे। और फ़हीम अख्तर मलिक साहब जब ये बात की सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, तो फ़हीम अख्तर मलिक का जवाब क्या था ये किसी ने नहीं बताया। ये तो हमारे साथी दोस्तों ने कह दिया, हमारे भाइयों ने कह दिया। मौज़म फ़खर साहब ने कहा कि देखें, गरीदा फारूकी ने एक सवाल किया आर्म ट्विस्ट करने के लिए वज़ीर आज़म काकड़ साहब का, तो आगे से उन्होंने जो जवाब दिया तो ये अनवारुल हक काकड़ साहब का तुरा इम्तियाज़ है और ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब का कमाल है कि इस तरह के लोगों को एक्सपोज कर दिया। सवाल ये है नाज़रीन, और बात यह है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 20 लोगों के सामने ये बात की, तो फ़हीम अख्तर साहब ने रिस्पांस क्या दिया, फिर आपको वो भी शामिल करना चाहिए था। अगर वो शामिल नहीं करना था तो फिर आपको चाहिए था कि उससे बात करके उसका मौके भी अपने व्लॉग में शामिल करते। अब जो ट्वीट किया दिखाया हमारे भाई असद तूस साहब ने, वो ट्वीट फ़हीम अख्तर ने उस वक्त किया था जब उनकी सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मुलाकात नहीं हुई थी। ये 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। उस ट्वीट के बाद भी सिकंदर सुल्तान राजा के साथ बात हुई, मुलाकात हुई, और उसी मुलाकात में सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने फ़हीम अख्तर के हवाले से वो बात कही, तमाम साथियों के सामने कही, और फिर फ़हीम अख्तर ने उसका जवाब भी दिया। फ़हीम अख्तर ने उसका जवाब ये दिया कि देखें, आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं आपके सामने हलफ देने का तैयार हूँ। कलमा पढ़ के कसम उन्होंने उठाई। उन्होंने कहा कि मैं, आप DGISI फैज़ हमीद की बात करते हैं, मैंने उनसे मुलाकात नहीं की। मुलाकात क्या, मैंने उनके साथ टेलीफोन पे बात नहीं की। उसके अलावा मैंने ISI के किसी ऑफिसर के साथ बात नहीं की, किसी के साथ मुलाकात नहीं की। आप साबित कर दें, मैं सज़ावार हूँ, मैं आपसे सज़ा का तलबगार हूँगा अगर आप ये साबित कर दें। और ये बात करके फ़हीम अख्तर साहब वहाँ से चले गए। और जब वहाँ से चले गए तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने खुद उन्हें बुलाया। उन्हें ढूंढ के लाए फ़हीम अख्तर साहब कहाँ हैं। मैं फ़हीम अख्तर साहब को मेरे अपने इलाके के हैं, अहमदपुर शर्किया के, चन्नीगोड के, मैं जानता हूँ। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि पैसे लेने वाली बात उसकी नहीं। PTI को सपोर्ट करते हैं, उनके अपने थॉट्स हैं, ख्यालात हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि वो पैसे लेके किसी के लिए काम करते हैं, या वो ISI से पैसे लेते थे। आज वो 15-20 हज़ार के मकान, किराए के मकान में रहते हैं। अगर उसने इस तरह की जासूसी करनी होती तो फैज़ हमीद के साथ जो लोग अटैच थे, आज भी आपको पता है, लोग बात कर रहे हैं कि फ़लाँ ने इस्तीफ़ा दे दिया, इस वजह से दे दिया कि वो किसी के एजेंडे को टो करता है। वो फैज़ हमीद साहब के अगर नेटवर्क में थे तो कितने पैसे उन्होंने बनाए। वो लोग तो लाखों करोड़ोंपति हो गए, लाखों भी नहीं करोड़ोंपति हो गए। किसी ने व्लॉग्स किए, कोई व्लॉगर बन गया, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का, 5-5 करोड़ का मकान 2 महीनों में खरीद सकता था। फ़हीम अख्तर ने तो आज तक अपना मकान नहीं बना सका। अब मैं भी नहीं बना सका। मुझे भी लोग कहते हैं साफ़ी हैं, हमारा भी कोई मकान नहीं, लेकिन अल्लाह के दर से, अल्लाह के घर से आज भी आस है कि वो अपने ख़जाने से देगा और हक हलाल की देगा। लेकिन बहरहाल जब फ़हीम अख्तर साहब चले गए तो बुलाया फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, उसको गले लगाया, माजरत भी की गालिबन, अगर मैं इस बात पे गलत नहीं हूँ, माजरत वाली बात पे, लेकिन गले लगाया और फ़हीम अख्तर को अपने साथ ठहरा के तस्वीर भी बनाई। अब नाज़रीन होता क्या है, ये जो इसके तरह की बात की गई, क्योंकि जो हमारे साथी दोस्त हैं जो डेस्क पे बैठते हैं, प्रोडक्शन साइड पे होते हैं, उनकी वो भी साफ़ी होते हैं, यानी कि वो साफ़ी नहीं होते, लेकिन उनका जो एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, ये काम का जो तरीक़ाकार होता है वो मुख्तलिफ होता है। अब मैं अगर ये बात फ़हीम मलिक की दुरुस्त मान लूँ कि जैसे कहा गया कि ये जासूसी का हिस्सा था, तो फिर मैं जनरल फैज़ हमीद के लिए मैं भी फिर जासूसी का नेटवर्क में हिस्सा था। मैं फिर नदी अंजम के भी नेटवर्क का हिस्सा हूँ, ना चाहते हुए हिस्सा हूँ, गैर इरादी तौर पे हिस्सा हूँ। अब कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। होता नाज़रीन ये है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में, जैसे हम रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारे साफ़ी हैं, हाई कोर्ट में बहुत सारे साफ़ी रिपोर्टिंग करते हैं अपने अपने इदारों से, इलेक्शन कमीशन में बहुत सारे लोग अपने इदारों से रिपोर्टिंग करते हैं, तमाम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, और वहाँ पर हसास इदारों के एहलकार भी होते हैं, और पर्सनली हम उनको जानते नहीं, लेकिन चेहरों से पता होता है कि ये लोग रोज़ यहाँ पे आते हैं कि अपने अपने इदारों को रिपोर्ट करते हैं। कोई अपने आप को IB का बताता है, कोई स्पेशल ब्रांच का बताता है, कोई MI का बताता है, कोई ISI का बताता है। नहीं पता होता कि जो MI का बता रहा है वो ISI का है। नहीं पता होता जो अपने आप को IB का बता रहा है कहीं ISI का ना हो, कहीं MI का ना हो, लेकिन हमारी उनके साथ रिलेशनशिप बन जाती है।
क्यों रिलेशनशिप बन जाती है, अभी आपको बताते हैं। अब फर्ज करें कल मैंने खबर दी, परसों परसों जिस पे अब सुप्रीम कोर्ट में नंबर लगा, इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त वाला जो मामला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के स्टार ने नंबर लगा दिया है। मैंने वो खबर रिपोर्ट कर दी, मुझे मेरे सोर्स ने दी, कोई आईएसआई का सोर्स नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का सोर्स था, उसने दे दी कि ये खबर फाइल हो चुकी है। उसके बाद ये हुआ, मुझे एक मैसेज आया आईएसआई के एक एहलकार का, जो वहाँ पे बेचारा ड्यूटी करता है। हम अपने इदारे बोल को नहीं रिपोर्ट करते हैं, जियो का रिपोर्टर अपने जियो को इदारे को रिपोर्ट करता है। तो इस तरह के एहसास इतवारों के लोग जो है वो अपने इदारों को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। मुझे मैसेज आया जिसमें ये कहा गया कि केपी हुकूमत जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला उसके खिलाफ अपील दायर करने जा रही है। अच्छा, मैं ऊपर चला गया डीजी के ऑफिस में, ये जो मैसेज है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनसे आ गई, उसने कर दी, उसकी मेहरबानी है, ना करते तब भी कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन आई तो मैंने उस पर रिलाई नहीं किया, वो जब इन एलिमेंट से या इन लोगों से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसको काउंटर ज़रूर चेक करते हैं। तो मैं मुतलका ऑफिस में गया, वहाँ पे जाके पता किया, वहाँ पे एडवोकेट जनरल केपी मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि आप ये अपील फौजी अदालत के फैसले के खिलाफ दायर करने जा रहे हैं? तो उसने कहा जी बिल्कुल दायर करने जा रहे हैं। मैंने फिर वो उस दिन खबर छोड़ के अगले दिन खबर दी, यानी हफ्ते के रोज़ खबर दी। अच्छा, जब मैं वहाँ पे जा रहा था तो मुझे रास्ते में जिस शख्स ने मैसेज किया था वो रास्ते में मिला। उसने कहा इमरान भाई ये कुछ हो रहा है, तो आप भी कुछ भेज दिया करें। मैं उनको भेज देता हूँ पहले भी। मैंने कहा यार ये इमरान खान वाली पिटीशन दायर हुई है, अभी मैंने ऑफिस को दिया है, हमारे टिकट चले हैं, ये मैं तुम्हें भेज देता हूँ। यानी हमारी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ हो जाती है। यानी जो हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं टीवी पे चल जाए, वो हमसे पूछ लेते हैं कि भाई आपकी ये खबर चल रही है, इसके हवाले से कोई पिटीशन है तो हमें दे दें, टिकट दे दें। हम उनको दे देते हैं, क्योंकि हम नहीं देंगे कोई और दे देगा, नहीं देंगे तो उनको ऑफिस से मिल जानी है। और अक्सर मरतबा ये भी होता है कि हमारे पास चीज़ ना हो, बाज़ औकात उनके पास मौजूद होती है, हमारे साथ शेयर कर लेते हैं, तो उन एहलकारों के साथ हमारी रिलेशनशिप होती है। ये नहीं कि हम उनके इदारों से कोई पैसे लेके काम कर रहे होते हैं। ये एक फील्ड रिपोर्टिंग में ये चीज़ें तमाम साफ़ियों के साथ होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे साफ़ी हैं, तमाम के किसी न किसी से थोड़े या ज़्यादा, बल्कि ये जो मुलाकात वाली बात है, फ़हीम अख्तर की जो मुलाकात वाली बात है कि फ़हीम अख्तर ने जाके मुलाकात की, फैज़ हमीद का फ़ोन आ गया, ये कैसे हो सकता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इस पर सवाल ये भी तो होगा कि ये फिर कैसे हो गया, ये तो आपकी चलें इस तरह के एक ताल्लुक़ होता है। तो जब वो वहाँ पर घूम फिर रहे होते हैं तो आपस में बैठ के हमारे दोस्त, ये जो मुलाकात हुई फ़हीम अख्तर की, इसने किसी अपने साफ़ी दोस्त को बताई होगी, साफ़ी दोस्त को बताई होगी, साफ़ी दोस्त को ना बताई होगी, तो ये जो हसास इदारों के लोग होते हैं इनके साथ बैठ के हम गपशप भी कर लेते हैं। और बाज़ औक़ात गैर इरादी तौर पे हम बात कर जाते हैं जो हमें नहीं पता होता कि ये बात इस तरीके से आगे रिपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे नज़दीक कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। मकसद अगर मुलाकात फ़हीम अख्तर की हुई, उसने कह दिया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कि आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हो, और किसी के साथ बैठे हुए, साफ़ी के साथ बैठे हुए, या किसी मुलाकात में कोई हसास इदारे का शख्स मौजूद था या कोई और शख्स मौजूद था, उसने जाके हसास इदारे को बता दिया, तो इसमें कौन सी ऐसी बात थी कि उसने मुझे छोटा भाई कह दिया। हम भी बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, कभी वो कहते हैं इमरान भाई आए बैठे हैं, वो बैठे होते हैं चाय की टेबल पे, जो कैंटीन है सुप्रीम कोर्ट की, जाते हुए कहते हैं इमरान भाई आए ना, चाय पड़ी होती है, तो हम जा रहे होते हैं, उनके साथ बैठ जाते हैं, गपशप भी लग जाती है। बाज़ वक़्त हम बैठे होते हैं, वो गुजर होते हैं, यार आ जा यार चाय, तो हम तुझे चाय पिला देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो फ़हीम अख्तर मलिक साहब बेशक पीटीआई के थॉट्स वाले हैं, मेरे भी उनके साथ थॉट्स का बहुत सारा इख्तलाफ मौजूद है। मैं उनके साथ इख्तलाफ करता हूँ, उनके ट्वीट के साथ इख्तलाफ करता हूँ कि ये कहना कि वो किसी से पैसे लेके काम करते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा नहीं है। मेरे बारे में भी कहते हैं ना लोग कि मुझे नून लीग ने लिफाफा दे दिया, फ़लाँ ने लिफाफा दे दिया। किसी के कहने से क्या भाई, सबूत लेके आओ। और फिर जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक यूट्यूब चैनल पे बात करेंगे और 10, 15, 20 हज़ार लोग उस चैनल को देखेंगे और फिर आप उस बंदे से बात भी ना करें, उसका मौके भी ना लें, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती है। डाउन टू अर्थ बंदा है, नीचे से उठ के ऊपर आया है और कोई ऐसा उसका ताल्लुक़ नहीं। लेकिन बहरहाल कितना वसी नेटवर्क है फैज़ हमीद साहब का, तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि अगर फ़हीम अख्तर इस तरीके से आईएसआई के लिए रिपोर्ट कर रहा था, फैज़ हमीद के लिए कर रहा था, तो फिर माजी में जब फैज़ हमीद थे तो फिर तो मैं भी उस नेटवर्क का हिस्सा था। हमारे सुप्रीम कोर्ट के और साफ़ी भी उसका हिस्सा थे, हाई कोर्ट के साफ़ी भी उसका हिस्सा थे, ना चाहते हुए हिस्सा थे, और बाकी जगहों के साफ़ी भी उसका हिस्सा थे। और आज फैज़ हमीद नहीं है तो जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब हैं, तो क्या हम भी उनके नेटवर्क का हिस्सा हैं?
क्या मुझे भी पैसा मिलता है? खुदा जानता है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से साफ़ी तकाज़ा ये था कि अगर आपने ऐसी बात करनी थी तो पहले उससे बात कर ले तो ज़्यादा मुनासिब था। इसके अलावा नाज़रीन, असद कैसर के हवाले से ख़बर है, और ख़बर यह है कि पसे पर्दा उनकी गिरफ़्तारी के पीछे कौन था, साजिश किसने की। तो शोएब शाहीन साहब ने कहा कि परवेज़ खट्टक ने उनको ये बताया था कि एक पॉलिटिकल हरीफ था परवेज़ खट्टक साहब का, जिसको असद कैसर साहब ने पीटीआई में शामिल करवाया था, और इस खदशे पे, इस रंज पे परवेज़ खट्टक साहब ने असद कैसर को गिरफ़्तार करवाया है। अब ये शोएब शाहीन साहब का कहना है, लेकिन फैक्चुअली अगर हम बात करें तो मैंने जिस दिन ये गिरफ़्तारी हुई थी अपना असद कैसर साहब की, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जिस तरीके से अपने केस को फेस नहीं किया और एक अदालत को बताए बगैर दूसरी अदालत से ज़मानत ले ली, दूसरी अदालत को बताए बगैर तीसरी अदालत से ज़मानत ले ली, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो सस्पेंशन ऑर्डर था उनसे मुतल्लिक, उस ऑर्डर को, जो उनकी ज़मानत का ऑर्डर था, उस ऑर्डर को वापस ले लिया, जिसके नतीजे में उनको फिर पुलिस को गिरफ़्तार करना पड़ा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्मनामा जिसमें पेशावर हाई कोर्ट की ज़मानत का फैसला सस्पेंड हो गया, इस वजह से गिरफ़्तारी हुई है। अगर ये सब कुछ ना करते असद कैसर साहब, तो बेशक अगर किसी ने साजिश करनी होती तो असद कैसर कैसे गिरफ़्तार हो सकते, उनके खिलाफ फिर केस ही कोई नहीं था। तो एक तो ये चीज़ है। इसके अलावा नाज़रीन, जो सदर साहब के हवाले से ख़बर है कि 8 अशख़ास ने तबीयत सेट कर दी सदर साहब की, तो ये भी बड़ा अहम मामला। लेकिन इस पर आने से पहले नाज़रीन, जो कल इंतखाबात केस का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया है, उसमें जो साफ़ियों के हवाले से उस दिन काजी फ़ायसद साहब ने ज़बानी तौर पे कहा, वो अदालती फ़ैसले में भी शामिल किया गया। अदालती फ़ैसले में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन की एक तहकीक है जिसके मुताबिक गलत मालूमात देने से जो सोचने की आज़ादी है और जो प्राइवेसी का हक़ है, उसको भी ख़तरात लाहक होते हैं। गलत मालूमात देने से, यानी मीडिया के ज़रिए जो गलत मालूमात दी जाती है, उसके ज़रिए माशी समाजी जो हकूक़ होते हैं वो भी ख़तरे में पड़ते हैं, और गलत मालूमात देने से जमहूरी इदारों पर लोगों का जो एतमाद है वो अदम एतमाद का शिकार हो जाते हैं। तो ये फ़ैसले में भी शामिल की गई हैं, और उसमें कहा गया कि जो मीडिया है उसका किरदार बड़ा वाइटल है, और 19A के तहत आज़ादी हासिल है, मतलब वो मीडिया को। लेकिन उसके साथ साथ कहा गया है कि जो पैमरा का कानून है वो ऐसे मंदरजात नशर करने से रोकता है जो लोगों को उकसाएं, और जो ऐसे मंदरजात चलाए जाएं जिससे जो हुकूमत है, जो मुंतखब हुकूमत है, उसको डिसलॉज किया जाए या उसको हटाया जाए। अलबत्ता पैमरा के कानून में, फैसले में ये भी कहा गया है कि पैमरा में कानून में ये ज़रूर इस बात को जो है वो अप्रिशिएट करता है कि ऐसी बहस जिसके ज़रिए जमहूरियत को परवान पड़े, उसको पैमरा का कानून इनकरेज करता है। और फिर कहा गया अदालती फ़ैसले में कि ऐसे तमाम सहाफ़ी जो ईमानदारी से और प्रोफेशनल अंदाज से अपना काम करते हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्ट करती है। तो मैंने अपने व्लॉग में उस दिन क्या कहा था कि ये उन सहाफ़ियों के लिए बात कही गई है जो झूठ फैलाते हैं, जो इन सहाफ़ी हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, या ऐसे तजियाकार हैं जो मुनाफ़क़त करते हैं, तजियाकारी नहीं, तर्जनाकारी करते हैं, ये उनके बारे में बात थी। जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके बारे में बात नहीं थी। तो सदर साहब के हवाले से जो 8 अशख़ास का मैंने लिखा, 3 अशख़ास का लिखा है, 8 अशख़ास का, वैसे तो 8 अशख़ास हो चुके हैं। मैं थंबनेल देख लेता हूँ, बाज़ औक़ात मैं खुद अपनी बात लिख के जो है वो उसमें भूल जाता हूँ। एक मिनट जी, हाँ जी, 3 अशख़ास वैसे हैं, अभी 3 हैं, टोटल 5 हैं। वो जो अदम एतमाद की तहरीक को जब डिसमिस किया था कासिम सूरी साहब ने, तो उस वक्त 5 जजेस ने फैसला दिया था कि ये जो रूलिंग है सदर अलवी साहब की, ये गैर कानूनी, गैर आइनी है। तो अब ये जो तहरीरी हुक्मनामा आया है, इसमें 3 अशख़ास हैं। काजी फ़ायसद साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब हैं। इस फैसले में अब सदर साहब की अपनी मर्ज़ी है कि एक 5 जजेस का फ़ैसला हो, उसमें भी सदर का जो इक़दाम है उसको गैर आइनी कहा जाए, और फिर 3 जजेस का भी मुतफ़िक़ा फ़ैसला हो, यानी 8 जजेस का मुतफ़िक़ा फ़ैसला जिसमें सदर के इक़दाम को गैर आइनी कहा जाए। उसके बाद भी वो बंदा अपने मनसब से चिमट के बैठा रहे, तो फिर हिम्मत है उस बंदे की। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि 3 अप्रैल को जो सदर साहब ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे असम्बली को डिज़ोल्व किया, सदर के पास अख्तियार ही नहीं था। और अब चूँकि इलेक्शन का मामला था, तो उस वक्त जो अख्तियार नहीं था असम्बली तोड़ने का, क्योंकि अरकान को नोटिस हो चुके थे वोट डालने के लिए, अदम एतमाद की तहरीक में वोट डालने के लिए, उस वक्त सदर साहब ने असम्बली तहलील कर दी। उस वक्त अख्तियार था नहीं, अब अख्तियार था तो इलेक्शन की डेट का ऐलान नहीं किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है और कहा कि सदर की तरफ से आइन को डिसरिगार्ड किया गया, यानी मुल्क का हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर
सदर पाकिस्तान उनसे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने लिखा है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आइन को डिसरिगार्ड किया, जिनका काम था कि वो आइन को एडहेयर करते, आइन का रिगार्ड करते, उन्होंने आइन का डिसरिगार्ड किया। अब इसके बाद भी एक बंदा अपने ओहदे के साथ चिमटा रहे तो फिर क्या कहा जा सकता है कि इससे बड़ा, बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।